मौजू पे फ़लस्तीन के उसके ऊपर उलमा किराम की बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर काविशें हैं और इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। मसला पता है क्या है हमारा? हमारा जो मीडिया है वो कैप्चर है वेस्टर्न ताकतों का। जो आपका इंटरेस्ट होता है ना जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है उसको कैरी किया जाता है मीडिया के ज़रिए। तो बेशुमार रैलियाँ निकली हैं, हमने खाली जमात इस्लामी की रैली निकाली और जमात इस्लामी का बहुत ज़बरदस्त रोल है। मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ और मगर ये है कि नहीं नहीं उमर भाई देखें 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 रैली निकालना सोल्यूशन तो नहीं है ना। उन्होंने जो साहिल एक बात करते हैं कि जब तौहीन सहाबा पे इन्होंने पार्लियामेंट हाउस में इन्होंने आइन पास करवाया था, तो वो सेम काम ये इस पे क्यों नहीं कर सकते? जैसे एलजीबीटीक्यू के बारे में हमारे उलमा कराम का एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया हुआ है, तो सेम काम फलस्तीन के मामले में उन्होंने क्यों नहीं किया? वो पार्लियामेंट हाउस में क्यों नहीं गए? उसके बजाय वो एक दूसरी जगह पे प्रोटेस्ट किए, उन्होंने रैलियां निकाली। एक चीज आपने दूसरी नोटिस की होगी तो इनमें फिर भी कोई कोएलिशन थी ही नहीं। हर उलमा कराम में हर सेफ ने एक अपनी रैली निकाली हुई थी जो कि एक पर्टिकुलर बंदा लीड कर रहा था। आप ये कह सकते हैं कि इनमें हाँ, जितने भी उलमा हाँ, कराम थे बिल्कुल, उनमें यूनिटी बिल्कुल सही वगैरह नहीं आपकी थी। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। आप ये कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वैसा नहीं है, मगर ये इससे भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये जो हमारे यहाँ एक नुक्ता नज़र डेवलप है ना कि भाई उलमा ने तो कुछ किया ही नहीं है, उलमा तो कुछ करते ही नहीं है। ये तो असल ये चीज़ जो है में ना थोड़ी-सी वो है। ये जो दानिश भाई आप उलमा के नहीं हवाले इनफ से नहीं कह रहे हैं था, ना ये बात, वो इतना इनफ नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है? दानिश भाई बात सुन रहे जी हैं? जी, जी। जी जी हाँ। जी 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 अच्छा दानिश भाई, जो उलमा के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, जिस वक्त ये मामला शुरू हुआ है ना, उस वक्त तो समझ लें पार्लियामेंट ऑलमोस्ट डिसॉल्व होने के करीब थी जब ये मामला शुरू हुआ है। और जो तौहीन सहाबा बिल है, आपको पता है उसके पीछे कितने सालों की काविश है? आप ये बात करना तो बहुत आसान है कि तौहीन सहाबा बिल के लिए ये लोग पार्लियामेंट में चले गए, लेकिन उसके पीछे कम से कम 8-9 साल की स्ट्रगल है। जो तौहीन, और आपको एक और भी बात बता दूं कि तौहीन सहाबा बिल अभी भी फाइनल नहीं हो सका, इस वक्त भी फाइनल नहीं हो सका। वो अहले तशय्युअ ने उसके ऊपर जो है वो कुछ एलिगेशंस लगवा के उसको वापस करवा दिया सेनेट से। तो ये अगर कोई बंदा एकदम से ये बात कह दे ना कि इनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, सेनेट में जाना चाहिए था, तो इट वाज नॉट लाइक इजी जॉब। कि आपका क्या ख्याल है कि पार्लियामेंट के अंदर एक हिंदू पार्लियामेंटेरियन दो अपने टेन्योर्स के अंदर, एक दफ़ा नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर और दूसरी दफ़ा वो पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से था, और दोनों दफ़ा उस बंदे ने 5 सालों के बाद उठ के ये करारदाद पेश करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में हिंदुओं के नाम पे, क्रिश्चियंस के नाम के ऊपर आप लाइसेंस बंद करें शराब के। उसकी किसी ने बात नहीं सुनी। तो आप ये सोच रहे हैं, यानी मुसलमान मुल्क के अंदर एक हिंदू पार्लियामेंटेरियन कह रहा है कि आप ये ख़त्म करवाएं, उसके लिए भी कई सालों की जद्दोजहद चाहिए होगी। क्योंकि ये जो निज़ाम है ना इस वक्त पार्लियामेंट के सिस्टम में ऐसा, इसके अंदर आपको कई साल लग जाते हैं इस हवाले से बिल बनाने के लिए। ये कादियानियों वाला मसला जो है, आपको पता है इस बात का कि पाकिस्तान बनने से पहले के केसेस हैं ब्रिटिश कोर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर मुसलमानों ने केसेस लड़े कि ये गैर मुस्लिम है और हमारे साथ इन्होंने गलत तरीके से शादी कर ली है बताए बगैर, या कोई बंदा कन्वर्ट हो गया। तो केसेस पाकिस्तान बनने से पहले के हैं, उलमा की मूवमेंट्स पाकिस्तान बनने से पहले की हैं कि इनको गैर मुस्लिम करार दिया जाए इंडिया के अंदर, या जो उस वक्त हिंदुस्तान था। लेकिन हुई कब है? वो 1970s के अंदर जाके, एंड के अंदर जाके हो रहा है काम। क्यों? क्योंकि जिस हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर या उसमें हम रह रहे हैं, उसमें तो आपको कुरान पाक को भी अपना मंशूर बनाने के लिए 50 साल लग जाएंगे अगर इसी तरीके से डेमोक्रेटिक वे से आप लोगों को जाएंगे। तो आप वो बात करें कि वो उलमा अपना रोल अदा करके तो अगले दिन बिल पास करवा लेते कि आर्मी चली जाए। जो आर्मी पार्लियामेंट बना रही है, आपके ख्याल में वो ऐसा बिल पेश करने देगी? और कितने उलमा हैं असम्बली के अंदर, आप गिन के बता दें। तो इस भाई देखें ये मसला तो फ़लस्तीन का, तो वो भी तो अभी से नहीं चल रहा। वो 1912 से लेके 1948 का भी नहीं है, कई लोगों को इसका भी नहीं पता। जी 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 1912 से लेके 100 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ये मसला तो अभी का तो नहीं है। अगर इनकी कोशिशें उलमा कराम की शुरू से होती तो आज कोई ना कोई तो कंक्लूजन निकलना ही था। दानिश भाई, उलमा के पास पावर नहीं है, ये बात आप क्यों नहीं समझते? जितनी पावर आपके पास है, जितनी पावर साहिल साहब के पास है, जितनी पावर कैसर अहमद राजा साहब के पास है, उतनी पावर उलमा के पास भी है। उतनी ही जितनी गालियाँ साहिल साहब अपनी गवर्नमेंट को देते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के, उतनी ही गालियाँ जो है वो मस्जिदों के मौलवी उन मस्जिदों में देते हैं जहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। वो वहाँ हुक्मरानों को बिल्कुल ऐसे ही कह रहे होते हैं जिस तरीके से साहिल साहब कह रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि बात करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली इन चीज़ों पे होना बहुत मुश्किल है। अब मिसाल के तौर पे साहिल साहब अगर ये बात कहते हैं कि मेरा ट्रस्ट उठ गया उलमा के ऊपर से, तो उलमा के ऊपर ट्रस्ट किया किसने था पहले? आप तो उलमा तो किसी भी लेवल पे नहीं, क्या जुडिशरी के अंदर आपके उलमा बैठे हुए हैं, हुकूमतों के अंदर उलमा बैठे हुए हैं, कानून साजी के अंदर उलमा बैठे हुए हैं, कहीं पे भी नहीं बैठे हुए। उलमा का रोल, यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है ना कि वो उसमें नहीं बैठे हुए। वजह यह है कि क्यों नहीं बैठे हुए, उनको बैठना चाहिए, जबकि इस्लाम का नाम ही सियासत है।
है बिल्कुल सियासत अली ही भाई है आप इस्लाम का। दानिश भाई ये तो देखिए डिबेट हो जाएगी, इस्लाम अंबिया का काम है सियासत करना। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, साहिल अदीम साहब इलेक्शन पे खड़े हो जाएं तो उनको किसी ने वोट नहीं देना उस लेवल के ऊपर जाके। आप उलमा की बात करें, उलमा, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि उलमा की क्रेडिबिलिटी इस वक्त ये है कि वो अगर कुरान और हदीस से पढ़ के आपको ये कह दें कि ये कुरान पाक कहता है कि सूद जो है वो हराम है, ठीक है, वो तो क्या आपके ख्याल में हमारे लोग बैंकों में जाना छोड़ देंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे हम चलो करंट अकाउंट ही खुलवा लेते हैं। ऐसे ऐसे उलमा भी हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने ऐसे ऐसे फतवे भी दिए हैं कि करंट अकाउंट भी ना खुलवाएं आप, लोगों ने नहीं मानी उनकी बात। लेकिन आप जब ये चीज़ कह देते हैं ना कि उलमा का कसूर है, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने फतवे नहीं दिए, पहले कहते थे फतवे नहीं दिए, जब हमने 10 फतवे दिखा दिए कि ये देखें उलमा ने, मुफ्ती तकी उस्मानी ने, फलां आलम ने, जामिया बनोरिया ने, जामिया कराची ने, फलां जामिया ने ये दिए हैं फतवे, तो वो कहते हैं जी अच्छा फतवे दिए, फतवे से क्या बनता है, या तकरीर कर दी है उससे क्या बनता है? आपको तो चाहिए था तौहीन सहाबा की तरह जाना चाहिए था मामले पे। जब हम उस पे जाते हैं कि तौहीन सहाबा बिल के पीछे 15 साल की स्ट्रगल है, तो वो कहते हैं जी नहीं ये तो मसला 100 साल पहले का है, आपको उस तरीके से जाना चाहिए था। सर पाकिस्तान बनने से आज तक कितने उलमा असम्बली का हिस्सा रहे हैं? 2 4 5 नामों से ज़्यादा आप गिनवा ही नहीं सकते, जो बड़े नाम जो उलमा के आप नहीं दिखा सकते असम्बली के अंदर। तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उलमा को लोग वोट नहीं देते? ठीक है, उलमा को तो लोग वोट नहीं देते, असम्बली में नहीं लेके जाते, असम्बली के अंदर तो वो स्क्रब बंदे को वोट दे के चुनते हैं जो कि उनके 2 नंबर काम करवा सके, जो उनको थाने से, उनको कचहरी से बचा सके, उसको देते हैं वोट। उलमा को तो वोट नहीं। उलमा का फतवा देना सूद पे तो बाद में है, उससे पहले जो कुरान में लिखा हुआ है सूद के बारे में, उसको पढ़ के कितने लोगों ने वो इस चीज से किनारा किया, कितने लोगों ने जो है वो पहले कुरान में जो बात लिखी है उसको हम कितना मान रहे हैं कि उलमा को फतवा देगा या उलमा की जरूरत ही क्या है? मतलब कुरान ने फतवा दे दिया है 1400 साल पहले, तो ये बैंकों में जो लोग बैठे हैं ये सारे क्या किसी और मतलब से ताल्लुक रखते हैं या मुसलमान ही हमारे भाई है हमारे? बात एक छोटा सा पॉइंट। तो ये जब तक दानिश भाई ये हम लोग ये खेलते रहेंगे ना ब्लेम गेम, उलमा ने नहीं किया, हमारे फलां ने नहीं किया, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं किया, उसने नहीं किया, इनके पास है ही नहीं कुछ, इनके पास कुछ भी नहीं है। जितनी पावर साहिल अदीम साहब के पास है उतनी पावर ही मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास है, जितनी पावर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास है उतनी ही पावर साद रिजवी के पास है, इस हवाले से कि वो भी फतवे उनके कोई किसी काम के नहीं है, उनके अपने कारकुन नहीं उन फतवों के ऊपर चलते। तो दूर आप गवर्नमेंट और आर्मी लेवल के ऊपर कैसे इस चीज़ के ऊपर चले जाएंगे? आप अपने आप को डिक्लेयर करें, ठीक है, मिसाल है साहिल साहब अगर अपने आप को या और भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर समझता है कि वो उलमा से ऊपर है तो वेलकम, वो करवाए कानून साजी, वो लिबरल्स को कायल करे, वो पार्लियामेंट्स के बाहर जाके बैठना शुरू कर दे कि अगर ये समझता है ना कि फ़लस्तीन जाना जो है वो मेरी बच्ची मर रही वहाँ पे तो मुझे फ़लस्तीन में जाना चाहिए था उसको पानी पिलाने के लिए, उसके लिए, तो आप जाओ फिर। लेकिन यहाँ होता क्या है कि दूसरों को आपने कहना है कि यार आप फ़लस्तीन जाओ, लेकिन खुद आप यूके टूर पर चले जाते हो और यूके टूर के अंदर एक भी प्रोटेस्ट के अंदर आप हिस्सा नहीं लेते। मतलब ये क्या चीज़ है? और आप फिर कहते हो जी नहीं हम डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट को नहीं मानते। ठीक है, आप नहीं मानते तो फिर आप प्रेशर को क्या मान रहे हो? उलमा के प्रेशर की क्या बात कर रहे हो? दीन में तो कोई फतवे की हैसियत ही नहीं है उलमा के, दीन में तो हुकूमत की हैसियत है ना। उलमा के फतवे लेके तो नहीं हुकूमतों ने जो है वो कत्ल करवाने होते या कोई ऐसा मामला करना होता। ये बाद में लोग क्राफ्ट करते हैं कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए जो है फलां इतने मुफ्तियों ने फतवे दिए थे, वो यजीद उलमा के फतवों पे बैठा हुआ था आपके ख्याल में? या आज की जो है हमारे आर्मी चीफ या फिर जो नवाज शरीफ या सदर उलमा के फतवों का इंतजार कर रहा है कि उलमा फतवा देंगे या उलमा एडवाइस करेंगे तो पार्लियामेंट, ये चीज़ें हमें इनसे निकलना चाहिए। ये आपका हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं ये चीज़ें, ये फजूल की बहस है इस वक्त के दौर के अंदर कि उलमा ये करें, उलमा नहीं करे तो आपने भी नहीं करना, मैंने भी नहीं करना, हम बस उनको गालियां देने के लिए रह गए, हम उनको सिर्फ बुरा भला कहने के लिए रह गए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब मुझे ये कोई ना समझे कि मैं जो है वो उलमा का सपोर्टर यहाँ पर बन के बैठा हूँ। मेरी दर्जनों वीडियोज़ उलमा के खिलाफ हैं और हर मकतब फ़िक्र के उलमा के खिलाफ है। देवबंदी उलमा के खिलाफ मेरी वीडियोज़ हैं, बरेलवी उलमा के खिलाफ हैं, अहले हदीस उलमा के खिलाफ मेरी वीडियोज़ हैं, शिया उलमा के खिलाफ मेरी वीडियोज़ हैं। ठीक है, उनके किसी आलिम का नाम दें, मैं आपको बताऊंगा मैंने शायद उसके खिलाफ भी वीडियो बनाई हो। मैं इवन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के खिलाफ भी मैंने कोई ना कोई वीडियो बनाई होगी। मुझे इस वक्त खुद भी याद नहीं आ रही कि मैंने उनके खिलाफ कौन सी वीडियो बनाई है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट इनके हाथ में नहीं है, ना इनके फतवों के ऊपर गवर्नमेंट चलती है। जी अली भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई मैं ये कहना चाहता था कि लोगों का माइंड सेट किया हुआ है बहुत खर्चा करके, बड़े ड्रामे बना के, और मीडिया पर बहुत, यानी एक मैं आपको ड्रामे का नाम बताता हूँ, मीर अक्सम। अगर आपने इस्लाम के और मौलवी के खिलाफ कोई ड्रामा देखना है ना, 100% वो ड्रामा इसी मौजू पे है, और उसमें ऐसा दीन दिखाया गया है जो शायद ही दुनिया में कहीं हो। तो ये था कि जब किसी ने इतना खर्चा किया हो और उसका रिजल्ट ना निकले, लोगों की जहानत बनाई जाती है, भाई ये तबका अच्छा नहीं है, इससे दूर रहो, बस ये भाई पॉइंट। ऐसे ही है बिल्कुल। जी मंसूर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? इस चीज पे दोनों से नहीं कर सकते हैं क्योंकि दानिश भाई मंसूर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आपको कहते हैं, आपको लेते हैं। जी मंसूर भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आप बोलें। मैं ये कह रहा हूँ
कि दानिश भाई आप कह रहे हैं ये मसला 1912 का है, ये भाई उलमा और मदारिस ही हैं जिनके डर से इन्होंने इसराइल को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, वरना किस हुकूमत ने कोशिश नहीं की। हर बार मीडिया आकर बात करता है ये जी देखें ये मसला है, देखें वो मसला है, कोई ना कोई मौलवी बयान दे देता था कि हम जो है इसराइल को रिकॉग्नाइज करो, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देंगे। आप देखें ना बाहर अरब के मुल्क क्यों नहीं बोल रहे, वहाँ की आवाम चुप करके बैठी है। यहाँ पर ये मौलवी और मदारिस ही हैं जिनके डर से ये कुछ नहीं कर पा रहे। जी जी मंसूर भाई, सिर्फ यहाँ तक तो बात खत्म नहीं हो जाती अगर वो इसराइल को एज ए स्टेट नहीं एक्सेप्ट करते। ये इनफ नहीं है जितना हमें इस्लाम बताता है। चलें इस बात पे हम सिर्फ डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है इसके रिगार्डिंग, फतवे की भी एक बताने वाले की भी एक क्रेडिबिलिटी होती है कि फतवा दे कौन रहा है। अगर इस टाइम अगर आप देख लें तो किसी भी मौलाना की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि कोई किसी के फतवे को बहुत सीरियस ले ले। लेकिन हिस्ट्री में अगर आप देखें तो उस टाइम के मौलाना जितने भी थे उनकी ये बात करने में क्रेडिबिलिटी होती थी, उनकी बात को स्टेट लेवल पे एग्री माना जाता था, जो कि अब नहीं है। और वो इन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के किया है हर चीज़। जी दानिश भाई, आपकी बात ठीक है इस हवाले से कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये कहना कि उलमा ने अपनी क्रेडिबिलिटी अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार के की है, तो ऐसी बात नहीं है। चर्च ने या मस्जिद ने कभी भी अपने आप को स्टेट से अलग नहीं किया। लिबरल ताकतों ने मिल के इनको जो है चर्च को या मस्जिद को या मौलवी को या फिर मुजाहिद को अपनी स्टेट से अलग किया। तो ये आपका आर्गूमेंट जो है ना, ये इसकी सपोर्ट में आपके पास क्या एविडेंस है कि उलमा ने खुद कुल्हाड़ी मार के जो है वो मस्जिद के अंदर जो है वो सिर्फ जनाजे पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है? उलमा ने ये जिम्मेदारी नहीं ली, ये जिम्मेदारी आपके एजुकेशन सिस्टम ने उलमा के ऊपर डाली है। जो आपका इस वक्त लिबरल सिस्टम है उसने आपके ऊपर ये डाली है कि जब बच्चा पैदा होगा तो अजान देने की भी हैसियत लोगों में नहीं है कि वो बच्चे के कान में अजान ही दे सकें, या फिर उसके जो है वो और मामला के ऊपर जा सकें, या उसका जनाजा या उसका कफन दफन। ये चीज़ें हर मुसलमान को आनी चाहिए थी, लेकिन आपके एजुकेशन सिस्टम ने आपको ये चीज़ें नहीं सिखाई। उलमा की तो ये मतलब समझ लीजिए फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें थी। उलमा आज भी चाहते हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि वो किस तरीके से इसके ऊपर आ सके वापस। और दूसरी बात ये भी है कि भाई अगर जैसे अकबर भाई ने बात की कि भाई हमें तो अजान देनी भी नहीं आती और बाकी चीज़ें भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी नहीं आती, तो भाई हमने क्यों नहीं सीखी? हमारा भी तो फॉल्ट है ना इसमें, खाली उलमा का फॉल्ट तो नहीं है, हमारा भी फॉल्ट है ना इसमें कि हमने अपने आपको दुनियावी तालीम में तो जो है ना लगाया है, और दुनियावी जो मकासद है उसमें तो लगाया है, मगर दीनी मकसद जो है उसको भुला बैठे। जो बेसिक हमें नॉलेज है वो तो है ही नहीं। आप देखिए ना, मिसाल है कि हम 16 इयर्स की एजुकेशन करते हैं तो फिर जाके हमारा मास्टर्स होता है। अब अगर मदरसे वाली साइड पे किसी ने 7 साल लगाए हो ना, तो हम कहेंगे ओ यार इसने 7 साल ज़ाया कर दिए, ठीक है। दूसरी तरफ हमने अगर 16-17 साल लगाए हैं उसी एजुकेशन में, और आगे अगर पीएचडी की तरफ जाएं तो 18-20 साल तक आप उसी एजुकेशन के अंदर लगे रहते हैं, और उसके बाद जो रिसर्च वर्क है वो तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर ही। तो मतलब आप किसको फिर आप ब्लेम किसको करेंगे? ठीक है, फ्लॉज हैं, मदरसा सिस्टम के अंदर बहुत फ्लॉज हैं, उनको इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए हर लिहाज से, लेकिन ये जब तक स्टेट लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, आप मतलब इतना थर्ड क्लास आर्गूमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं उलमा के हवाले से कि अगर अरबी नहीं ना हमारी कौम ने सीखी, पाकिस्तानी कौम ने अगर अरबी नहीं ना सीखी तो इसका जिम्मेदार भी आलिम दीन है, ठीक है। मतलब ये क्या मतलब आर्गूमेंट हुआ? कोई बंदा अगर ये आर्गूमेंट फेंक दे, भाई आपने अपने बच्चे को क्या अरबी मीडियम स्कूल में दाखिल कराया था, या इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराया था, या उर्दू मीडियम स्कूल में दाखिल कराया था? आपके तो बच्चे को उर्दू नहीं आती, तो अब वो उसका ब्लेम भी मौलवी के ऊपर आ रहा है। मतलब फनी ये बात है। अकबर भाई ये चीज़ भी है कि हम जिसको प्रचार करते हैं कि भाई हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना फ्लरिश कर रहा है, और ए लेवल बाकी जो निज़ाम है, तो हमारे यहाँ जो स्कूल और मैट्रिक और यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो उनका IQ लेवल आप देखने के क्या होता है। मतलब वो जो हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम है, जो 15-16 साल का जो एक बच्चा पढ़ता है, तो वो आगे जाके क्या प्रोडक्टिविटी करता है उसका आप खुद अंदाजा लगा लेंगे क्या हिसाब किताब है। तो हम उलमा किराम को खाली ब्लेम करते हैं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को क्यों नहीं ब्लेम करते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। एंटरप्रेन्योर कितने प्रोड्यूस किए हमने, इंडिया की मिसाल ले लें आप, इंडिया में कितनी। उमर भाई, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। आप एक मदरसे के स्टूडेंट को लें और उसका IQ कंपेयर करें एक दूसरे एजुकेशनल सिस्टम के साथ, फिर देखें कि किसका IQ कम है और किसका ज्यादा है। तो यहाँ मेरी भी आपको दावत है कि आप एक दफा मदरसे के किसी बच्चे से जाके ना आप खाली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आप कंपेयर नहीं कीजिएगा, इल्म के ऊपर कंपेयर कीजिएगा, कि नॉलेज के ऊपर, तो उसका चेक कर लीजिएगा IQ लेवल। और कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते यार। आपने अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन करना है ना, तो आप इंडिया से कर लें, श्रीलंका से कर लें, और मेरे ख्याल से बिलाल भाई की बात ठीक है। तो इसलिए ये मामला जो है ना, एक
ला हासिल बहस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्रीड। ला हासिल बहस है कि इसमें तो क्या निकल जाएगा, मैं कुछ भी नहीं। दानिश भाई यही बात मैं पहले भी कह रहा था, उन्होंने दानिश अपना रोल भाई अदा किया और वो कर रहे हैं। दानिश भाई जितना मैंने उनको यही साहिल बात भाई की पहले बात भी कही बिल्कुल थी, 100% सही है। दानिश भाई मैंने ये बात पहले भी सर कही मैंने थी पहले कि ये जो ब्लेम गेम है ना, साहिल साहब 10 दिन 10 रमज़ान तक खेलते रहे हैं मीडिया के ऊपर बैठ के, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, ना आगे होगा। और अब भी अगर हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करके यहाँ पे जो है किसी एक बंदे को निशाना बनाए, मिसाल है मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दूँ सारी स्ट्रीम के अंदर, मैं कर सकता हूँ ऐसा, या फिर मैं जो है वो नौजवानों को निशाना बना सकूँ, कर सकता हूँ मैं ऐसा, या मैं खाली उलमा को निशाना बना सकूँ। वही काम आप भी कर रहे हैं और हमारे और बहुत लोग भी करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को पकड़ लेते हैं, या आलिम का कसूर है, यही सारे फसाद की जड़ है इस हवाले से। ये अगर चाहता ना तो हम पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे होते, ये अगर चाहता तो जनाब हमारे जो अंबिया ने सियासत की हुई है वो आलिम करता। ये मतलब आप इफ एंड बट स्टेटमेंट से निकल जाए, अगर ऐसा करते हैं तो अगर ये ला हासिल बहस है। अकबर भाई बात सुने, अगर प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है ना, तो एटलीस्ट हमें पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी हाँ ये प्रॉब्लम है। अगर आप ये सेम बात किसी भी मौलाना के साथ करेंगे या किसी भी मदरसे वालों के साथ करेंगे, तो वो इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारी गलती है। लेकिन अगर उस ऑन द कंट्री अगर वो एक्सेप्ट कर लें, और जैसे कि सर अहमद राजा कहते हैं कि एक्सेप्ट करने के बाद वो एक स्टेप लें, जिस तरीके से वो अभी मदरसे के साथ उन्होंने कर रहे हैं, उनको फिलोसफी वगैरह बताते हैं कि वो मदरसे के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब तक वो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक वो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होगी। देखें जो स्ट्रीम है ना, लाइव स्ट्रीम थी, उसका जो मेन टॉपिक था ना कि फ़लस्तीन के हवाले से हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे किसी ने कमेंट में भी कहा कि ये तो लंबी आप बता रहे हैं कि इतने साल मेहनत करके तो जीयूज़ के लेवल पे जाएं, लेकिन अब हम फौरी अभी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। उसके अंदर कहीं पे भी ये बात नहीं है कि हम जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहें कि जनाब वो ये फ़लस्तीन का नाम लेना छोड़ दें, हमने तो नहीं ऐसी बात की। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ब्लेम गेम से इस वक्त करंटली कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त जो ज़रूरत है ना जिन चीज़ों की, आप उन चीज़ों पर फोकस रखें। अगर आप अपने ही घर में लड़ना शुरू कर देंगे ना इस वक्त के यार उलमा कुछ नहीं कर रहे, उलमा ने फतवा नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमारा टाइम आधा पौना घंटा इसी चीज़ में आपके साथ बहस में गुजर गया, बजाय इसके कि हम यहाँ बैठ के ये चीज़ डिस्कस करते हैं यार हम लोग क्या कर सकते हैं। उलमा ने आपकी बात नहीं सुननी, ठीक है, ना ही साहिल साहब ने हमारी बात सुननी है, ना ही और किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने या फिर दाई ने, दीन के दाई ने भी हमारी बात नहीं सुनी, वो हमें आपको कुछ नहीं समझते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो इसलिए आज ज्वाइन किया था ना ये सेशन कि मैं और आप किस दर्द के साथ उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, तो वो उसके ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे, हम उल्टा सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि उलमा ने फतवे नहीं दिए या उनको फलां जगह जाना चाहिए था। दानिश भाई आप बताएं, सॉरी मैं इनसे पूछ लेता हूँ, दानिश भाई आप बताएं इस वक्त फौरी तौर पे हमें फ़लस्तीन के लिए क्या करना चाहिए, जो फौरी तौर पे शॉर्ट टर्म जो उनको फ़ायदा दे दे चीज़, वो क्या हो सकती है? देखिए मैंने सीरत पढ़ी थी कुछ टाइम पहले, बनो खुनेका वाली, अगर आपको पता होगा साहिल भी ज़्यादातर इसी बारे में बात करते रहते हैं कि उन्होंने ऑन द स्पॉट पूरे मुसलमानों को मोबिलाइज किया और फिर उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो मैं तो यही कहूँगा, लेकिन इस टाइम ये कहना भी समझ लें कि एक इमेजिनरी हो सकता है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन इस टाइम तो ये है नहीं। तो जो आपने पहले बात की थी बॉयकॉट की और जो आपने तरीके बताए थे, इस टाइम वही कर सकते हैं और कुछ तो हम नहीं कर सकते। जी 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 सही, ठीक है, बस इतनी सी बात है कि हम उस पर फोकस करें कि जो इस वक्त हम कर सकते हैं, इस पे हम फोकस ना करें कि जो हम नहीं कर सकते। तो भाई देखिए ये जो हमारी सोसाइटी है ना, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उलमा किराम भी एक कंपोनेंट है, मोटिवेशनल स्पीकर भी एक कंपोनेंट है इसका। ये सारे कलेक्टिव वे में काम करेंगे तो ही प्रोग्रेस होगी। अब इसकी बेहतरीन मिसाल जो है, एक आप कैसर अहमद राजा साहब की मिसाल है आपके सामने कि उन्होंने खाली तनकीद नहीं की किसी मौलवी पे या किसी एजुकेशन सिस्टम पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोबिलाइज किया, मदारिस को अपने साथ लेके चले, जामिअतुर रशीद को अपने साथ मिलाया, बहुत बड़ा इदारा है कराची का, जामिअतुर रशीद को अपने साथ मिलाया उन्होंने। अच्छा, जामिअतुर रशीद वालों ने भी अपने दिल खोले, हालांकि एक बिल्कुल अलग तबके का शख्स उनके साथ आप बैठ रहे आके, और उन्होंने भी अपने दिल खोले और उन्होंने भी अपने निसाब को उन्होंने चेंज किया। सबसे बड़ी बात ये देखें आप, एक हम लोग कहते हैं ना कि भाई उलमा बड़े मुतशद्दिद होते हैं, बड़े ये होते हैं, आप ये देखिए उन्होंने अपने निसाब को जो है ना मॉडर्न तरीके से उनकी मुशावरत करके और कोर कमेटी का पूरा इजलास हुआ उनका, उसमें कैसर अहमद राजा साहब भी थे, बड़े बड़े मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और मुख्तलिफ बड़े उलमा किराम थे, उन्होंने बैठ के डिसाइड किया। अब फिर दरस निज़ामी का जो कोर्स है उसके अंदर वो मॉडर्निज्म को भी शामिल किया कि भाई यहाँ से जो बच्चे पढ़ के फारिग हों तो वो मॉडर्निज्म भी जानते हों और आगे इल्हाद और मुख्तलिफ जो नजरियात हैं बातिल उनका रद्द करें। तो चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस में आगे बढ़ती हैं। तो खाली किसी पे बिल्कुल तनकीद कर देना और उसको एक समझ लें डिस्कार्डेड एक चीज बना देना, वो चीज भी सही नहीं है। ठीक है, सब हमारे भाई हैं, हमें सब रास्ता हमारे नहीं बंद करना चाहिए, रास्ता बंद नहीं आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ, टोटली एग्री कर रहा हूँ उमर भाई, आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है।
जो हमने ये टॉपिक खोला था वो असल में किसी ने आई थिंक सवाल किया था, तो अकबर भाई ने ये जवाब दिया था कि हमें जो है उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मौलाना को, मुफ्तियों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वहाँ चलें बात खोला है। अच्छा दानिश भाई, मैं भी सीरत जो है वो तकरीबन इस वक्त 55 एपिसोड्स जो है मेरी रिकॉर्ड हो गई हुई हैं। इस वक्त हम समझ लीजिए ग़ज़वा ताइफ तक हमारा रिकॉर्ड हो गया हुआ है, और वो भी पढ़ा हुआ है मैंने। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ हैं लोग वो कह रहे थे कि सीरत होनी सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए, और उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ किस्से कहानियाँ सुनाई जाएं, बल्कि उसको आज के दौर से रिलेट किया जाए। तो जिस वक्त हम फ़तह मक्का वाले उसमें पोर्शन पे थे ना, तो फ़तह मक्का वाले पोर्शन पे या और भी पोर्शंस में जब ये मामला हुआ फ़लस्तीन वाला, तो मैं वहाँ बच्चों को, बड़ों को यही बता रहा था कि यार ये देखो फ़तह मक्का भी किस तरह हुआ कि इस तरीके से दो कबीलों की लड़ाई हुई, और एक जिसके साथ मुसलमानों का कॉन्ट्रैक्ट था या फिर उनके साथ पैक्ट था कि वो हलीफ हैं मुसलमानों के, उनके बंदे जो हैं वो दूसरे ने मार दिए, और कुरैश मक्का के बड़े सरदार भी उसके अंदर शामिल थे उनके मामले के अंदर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फौरी जो है वो मोबिलाइज़ किया कि हमें क्योंकि उनके मजलूम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़तह मक्का से आए मदीना, और रोए आके कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया और आप हमारे साथ हैं, और हम तो आपकी वजह से हमने जंगबंदी और ये सारा मामला किया हुआ था, तो हमारे ऊपर तो अटैक हो गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खामोशी से लश्कर तश्कील दे के मक्के के ऊपर अटैक किया। तो उस वक्त भी मैं यही बात कह रहा था कि देखें ये असल इस्लाम ये था, नबी अलैहिस्सलाम किस तरह मजलूमों की मदद करने जाते थे। हालांकि उस कबीले के अंदर बहुत बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की थी जिनसे मुसलमानों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो हलीफ थे मुसलमानों के। तो अगर हम सीरत को अपने बच्चों को, बड़ों को इस तरह समझाएंगे, सिखाएंगे, तो वो अच्छी चीज़ है। साहिल साहब बहुत अच्छा करते हैं कि लोगों को कहते हैं आप सीरा पढ़ें, लेकिन वहाँ बड़ी ख़राबी आती है सीरा के हवाले से, जब वो ये कह देते हैं कि जनाब हज़रत उमर ने जो है वो किसी औरत को जो है वो अपने किसी बाज़ार की मैनेजर लगा दिया था, या सैयदा नुसैबा जो हैं उन्होंने, हालांकि सैयदा नुसैबा का कोई जंगों के अंदर कोई रोल बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ओहद के अंदर जिस वक्त जो है घुमसान की जंग होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ा अटैक हुआ, तो उस वक्त वो सामने आ गई। जब आप हज़ारों औरतों में से, हज़ारों औरतों सहाबियात में से जो है उम्महातुल मोमिनीन सब कोई सीरतें छोड़ के, तो उसमें से एक औरत दिखा देते हैं कि यार ये फ़ाइटर थी, तो इस बेस के ऊपर जो है हमारी औरतों को भी जो है वो आर्मी में भी जाना चाहिए, फलां में जाना चाहिए। तो ये सीरत का ये इस तरीके से गलत इस्तेमाल भी ठीक नहीं है। जो मैंने देखा है साहिल साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो कर रहे हैं इस हवाले से उसका गलत इस्तेमाल। तो इस हवाले से भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि औरतों में हमारे लिए जो उसवा है ना या तरीका है हमारी औरतों का, वो फ़ातिमा, खदीजा ये हैं, और ये भी कोई बिज़नेस वुमेन नहीं थी सीरत के हिसाब से भी, तो जो इनको बिज़नेस वुमेन बना के पेश किया जाता है। तो इसलिए सीरत पढ़ते हुए भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है इस हवाले से। असल में मैंने जो रहीकुल मखतूम में पढ़ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से तो जो बीवी खदीजा थी वो तो बिजनेसमैन थी। नहीं, आप मुझे एक चीज़ बताएं, देखें मुझे एक चीज़ बताइएगा आप, वो ठीक है वो बिज़नेस वुमेन इस तरह की नहीं थी जिस तरह की आज थी। आप मुझे सईदा खदीजा की कोई एक बिज़नेस मूवमेंट बता दें जिसके अंदर वो खुद घर से बाहर निकल के जो है वो उन्होंने अपने काफ़िले लीड किए हों या अपना कोई काफ़िला लेके गई हों, मुझे भी बता दें आप। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। बाकी आप कह नहीं सकते क्योंकि ये है ही नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं सीरत में। देखिए यही तो बात है। और सीरत की, और ये देखें मेरी एक बात सुने दानिश भाई, यही तो मसला है, लोग मिसगाइडेड ऐसे होते हैं। देखें सईदा खदीजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने से पहले जो भी करती रही है वो हमारे लिए कोई नमूना नहीं है इस वक्त, या हमारे लिए वही कोटेशन नहीं है वो कि वो बिजनेस वुमेन थी या नहीं थी। सईदा खदीजा को बिजनेस वुमेन ही डिक्लेयर करना बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब उनकी शादी हुई है तो आपको पता है जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी के मुताबिक उनको अल्लाह ताला का सलाम किस वक्त पहुंचाया? पता है आपको किस वक्त पहुंचाया अल्लाह ताला का सलाम? उम्महातुल मोमिनीन में से ये सबसे टॉप के ऊपर हैं सईदा खदीजा, जिनको अल्लाह ने सलाम भिजवाया। नहीं पता ना? तो जिस वक्त सईदा खदीजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना वगैरह लेके आ रही थी ना, तो उस वक्त जिब्रील ने कहा कि खदीजा आ रही हैं और अल्लाह ताला ने उनको सलाम भेजा है, और वो आती हैं तो उनको मेरा भी सलाम कहिएगा और अल्लाह का भी सलाम कहिएगा। ये चीज़ सीरत में कोई बताएगा? आजकल का कोई मतलब सो कॉल्ड समझ लीजिए दाई कि यार औरत का काम था घर संभालना, और सईदा खदीजा को इस खिदमत के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने माल के ज़रिए से और अपने इस तरीके से खाना पकाने के ऊपर उनको जन्नत के अंदर मोतियों का महल की बिशारत और अल्लाह ताला की तरफ से सलाम भी आ रहा है सही बुखारी के मुताबिक। उस चीज़ को छोड़ के आप जो है वो सीरत के उस पार्ट को पकड़ लेंगे कि जनाब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले, और उसमें से भी सिर्फ इतना मिलता है कि उनके काफ़िले, उनकी फैमिली के काफ़िले जो है ना बिजनेस के जाया करते थे, उसके अंदर भी एक दफ़ा भी सईदा खदीजा मक्के से बाहर नहीं निकली, एक दफ़ा भी उनका नहीं आता कि उन्होंने कोई बिजनेस मीटिंग्स डील की हों जैसे आज होती हैं। तो हम वो सीरत का पार्ट जो है उसको ऐसे तरीके से प्रेजेंट कर देंगे और उनको बिजनेस वुमेन डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन जो जिस बेस के ऊपर उनकी लाइफ है या जिस बेस के ऊपर उनको जन्नत की औरतों की सरदार कहा गया वो चीज़ें दिखाएंगे नहीं लोगों को, जो कि उनकी शादी के बाद के मामला हैं। जी अकबर भाई, आपका माशाल्लाह 1 घंटे का टाइम हमने लिया था, मतलब 2 घंटे होने के करीब है। हालांकि कुछ कोई मसला नहीं, तो बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलें। बिल्कुल ख़त्म करते हैं बात को। और आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ मुझे सुने तो, और बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला, मजा आया, काफी बहुत मजा आया।
बहुत कुछ सीखने को मिला। वैसे आखिरी वाली बात जो खतीजा वाली आपने भाई कही है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जी, और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अकबर भाई भाई लास्ट टाइम आप जो आखिरी बार एक क्लियर मॉडल दे दें, क्योंकि हम ग्रुप में भी इसी के ऊपर काम करते हैं, हमारे ग्रुप्स भी हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट, इस पे कोई लोग तनकीद करते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, या कुछ लोग ऐसे भड़काते हैं कि 200-300 बंदे, 50 बंदे जमा होकर फ़लस्तीन भेज देंगे हम, या कुछ इस तरह कर देंगे। इस तरह की भी चीज़ें हमने देखी हैं। तो ये आप लास्ट जो है वो कंक्लूसिव रिमार्क्स में बता दें कि क्या करना चाहिए हमें और किन चीज़ों से बचना चाहिए। कोई एंटी स्टेट किसी चीज़ में हम ना जाए, जो मैंने स्टार्ट में भी कहा था, आपने वो तफसील से भी बताया क्योंकि बात ड्रैग हो गई थी। तो एक बार और आप जो है वो उसको शेयर कर दें कि हमें क्या करना चाहिए। जी, शुक्रिया। जी, कोई मसला नहीं। अच्छा, जो इस वक्त करने के काम है ना, जो स्टेप्स हम कर सकते हैं, जो अगर आप अपने स्टडी सर्कल के अंदर आपके कोई ऐसे लोग हैं जो मीडिया को कुछ समझते हैं, तो उनको इन्वॉल्व करके ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएं, छोटी-छोटी 2-3 मिनट की, 5 मिनट की, जिसके अंदर बाइकॉट के हवाले से जो है ना आप कोई ऐसी वीडियोज़ बनाएं, ठीक है? एक तो ये हो गया। उसके अलावा जो है ना बाइकॉट के हवाले से, जैसे फैज़ान भाई ने एक दफ़ा जो ऐसी लिस्टें निकाली थी कि जिसके अंदर अल्टरनेट दिए हुए थे कि इस ब्रांड का ये वाला अल्टरनेट है, वो अपनी फैमिली के अंदर अपनी ग्रॉसरीज़ के ऊपर या जहाँ बड़े-बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स हैं उनके बाहर खड़े होके स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे अपने-अपने कुछ फासले के ऊपर स्टॉल्स लगाएं। फिर इसी तरीके से उन जो उन स्टोर्स के जो ऑनर्स हैं उनके साथ मिलें, उनको कहें कि इस तरीके से हम अल्लाह रसूल की निस्बत से आपके पास आए हैं और फ़लस्तीन के अंदर जो मुज़ालिम हो रहे हैं उस हवाले से हमें अपने लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो भी बड़े ब्रांड्स के ऊपर आएँ। उनके साथ इस तरह की जो है मीटिंग्स करें, जैसे फैज़ान भाई ने भी की भी थी इस तरह की कुछ अपने छोटे-मोटे जनरल स्टोर्स के साथ। वो काम करें इस तरीके से, ताकि आप इस जो है ना इस मामले के अंदर आपके जो लोकल ब्रांड्स हैं वो भी कुछ उनकी भी कोई समझ लीजिए उनकी सपोर्ट भी हो जाए, और प्लस जो है जो इंटरनेशनल या जो एमएनसीज जो हैं या ग्लोबल ब्रांड्स जो हैं उनको डिस्करेज करके ना लोग उस साइड पे जाएं। ये तो सिर्फ हो गया बाइकॉट। उसके अलावा इन बाइकॉट्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया, फिल्में भी बनाने की कोशिश करें, कोई वीडियोज़ बनाने की कोशिश करें जो कि इन बाइकॉट से रिलेटेड ही हों, जैसे कि लीबिया के एक लड़के ने बनाई और वो वायरल होगी पूरी दुनिया के अंदर, और उसकी वजह से सिर्फ बाइकॉट सिर्फ लीबिया में या उन जगहों पर नहीं हुआ। इवन मैं कल देख रहा था गालमन इटली का कोई बस स्टॉप था, वहाँ पे कोक का लोगो जो है ना उसको जेनोसाइड के नाम से लिख के लगाया हुआ था। वो कितने दिन रहता है वहाँ पे ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल इस तरह की जब आपकी कोई चीज़ वायरल हो जाती है ना, और हो भी वो इंग्लिश में या ग्लोबल लैंग्वेज के अंदर हो, तो वो कई दफ़ा बाहर के मुल्कों के अंदर बड़ी दूर तक जाती है इस हवाले से। और फिर रिसर्चेस भी करें कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो वाकई अमेरिकन है इस हवाले से या ब्रिटिश है, और उनके जो ताने बाने जो हैं वो ज्यूज़ के साथ जाके मिलते हैं, उसके ऊपर भी अपना भी लिटरेचर वर्क भी करें, ठीक है? फिर इसके अलावा जो है फंड रेजिंग की कोशिश करें, और फंड रेजिंग के लिए जो है ऐसी जगहें तलाश करें जो दो तरह की जगहें इस वक्त हैं, एक तो अस्करी जदोजहद वाली और दूसरी जो है वो खाने पीने वाली। दोनों तरह अवेलेबल हैं, अगर आप ढूंढेंगे वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है? आप नियत करेंगे वो आपको दोनों मिल जाएंगी। खाने पीने के लिए जो खिदमत है या एक दो और ट्रस्ट हैं वो काम करें, उनके लिए फंड रेजिंग की कोशिश करें, अपने अपने इलाकों के अंदर उनके बॉक्सेस रखवाएं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, स्टोर्स के ऊपर, और लोगों को भी मोटिवेट करें। और ये जो रमज़ान का महीना है इसमें ज़कात लोग निकालते हैं, तो उसमें लोगों को यही मोटिवेट करें कि अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना बड़ा हिस्सा जो है उनके लिए भी करें। और एक और चीज़ मुझे पता चली थी वो ये कि यूथ क्लब ने या इस तरह इनसे रिलेटेड कुछ लोगों ने बाकायदा पैसे वहाँ भिजवाने शुरू किए हैं जो कि फ़लस्तीनियों को, ठीक है? और वहाँ पे कुछ फ़लस्तीनियों ने वेरीफाई भी किया कि इस तरीके से पहुँचे हैं। मिसाल है कोई $25 भेजता है तो $20 उनको मिल जाते हैं उसके ऊपर। तो इस तरह के रास्ते आप तलाश करके तो उनकी फाइनेंशियली इस तरीके से मदद की कोशिश करें, और प्लस जो है लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा करें प्रोटेस्ट के हवाले से भी, ठीक है? और उसके अलावा गवर्नमेंट के हवाले से भी कोई ऐसी आप वीडियोज़ बना सकते हैं जिसके अंदर नॉन स्टेट वो मामला ना हो कि यानी आप स्टेट के अगेंस्ट ना जा रहे हो, सिर्फ उसके अंदर यही हो कि हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस हवाले से पोलाइटली और इस तरीके से कि आप जो है वो इनके हवाले से कोई ऐसा कोई प्लान डेवलप करें कि जो है वो आप अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर सकें। क्योंकि इस वक्त नेशनल स्टेट्स हैं, बाउंड्रीज सबकी सेट हैं, तो वो कभी भी पाकिस्तान की मदद के लिए जो है फ़लस्तीनी नहीं आएंगे यहाँ पे अगर पाकिस्तान में जंग हो जाती है, और इसी तरीके से फ़लस्तीन की मदद के लिए पाकिस्तानी नहीं जाएंगे अगर जंग वाला मामला हो जाता है जो हुआ हुआ है। तो इसलिए उस कॉन्सेप्ट को भी जो है ना किसी तरीके से लिटरेचर के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू और जो है ना अपने काम के थ्रू जो है ना लोगों के अंदर प्रोपेगेट करें कि हमें जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मुस्लिम उम्मा की तरफ जाना चाहिए, जिसके अंदर सारी स्टेट्स ऐसे ही रहें, लेकिन इनकी एक यूनाइटेड आर्मी हो, इनकी यूनाइटेड जो है वो करेंसी हो, इनके यूनाइटेड जो है ना सारी चीज़ें हों। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन सकती है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम भी बन सकती है। ये मतलब सिर्फ लोगों की ज़हन साजी करने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ये, ठीक है? OIC भी बनी थी ना इसमें। वो OIC तो बनी थी सिर्फ फ़लस्तीन के लिए बनी थी सिर्फ, लेकिन वो तो आपको पता है उसका क्या किरदार रहा है। वो तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो एक कोई स्टेट नहीं थी। अगर यूरोप एक स्टेट की तरह बन सकता है, यूरोप की अलहदा इकॉनमी कंसीडर हो सकती है, तो वाई नॉट मुसलमान मुल्कों की क्यों नहीं हो सकती? तो ये अगर हम इस चीज़ को अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो क्या मालूम अगर हम आज जैसे कैसर अहमद राजा साहब कहते हैं कि मैं जब कोई बात कर रहा होता ना तो मुझे नहीं व्यूज़ का नहीं होता था, मेन चीज़ ये होती थी हो सकता है कोई एक बंदा ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल उसके जहन में ये बात चली जाए, तो कल को जो है वो किसी ऐसी पोस्ट पे चला जाए और वो उसके दिल में वो मेरी बात बैठी है और वो उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे या वो कोई ऐसी पॉलिसी बना ले। तो वो अगर ऐसा हो जाए तो हमें उस एंगल से काम करने की ज़रूरत है, जैसे वो कैसर भाई ने कहा कि हमें
उस जगह पे हिट करने की ज़रूरत है। कोशिश करें, आपकी नीयत हो कि यार ये बात जो है वो आर्मी में हिट कर जाएगी, ये ऐवान इक़्तिदार में हिट कर जाएगी, सेनेट में किसी को हिट कर जाएगी और वो इस पर कानून साजी की या कोई और कोशिश करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी और कुछ मिस हो गया हो तो अगर कोई बंदा एक लास्ट बात, क्योंकि बहुत आगे पीछे की बातें मैं माजरत चाहता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें पूछ ली आपसे, इसके बाद मैं म्यूट ही रहूँगा। एक और चीज़ पाई जा रही है कि कुछ लोग जो स्कॉल डॉम हुए हैं या फिर चलें मफाद परस्त हैं या गैरत की कमी या इल्म की कमी है, उनका ये भी कुछ लोगों का कहना है कि बॉयकॉट करना तो फिर ये प्लेटफॉर्म्स का भी करो, उनके बनाए हुए फेसबुक और व्हाट्सएप, जिन्हें पता नहीं है कि बॉयकॉट किया ही ऐसे जाता है। इसके बारे में लॉजिकल फैलेसी है, मतलब लाइक इसका मतलब इसका जवाब जो है ना वो साहिल साहब ने बहुत अच्छा दिया था उस वक्त। साहिल साहब ने ना बहुत अच्छा जवाब दिया था। यूजिंग देयर वेपन्स अगेंस्ट देम। और ये जिस आपको पता ही है जिस वक्त मुसलमानों की कितनी यहूदियों से कितनी चलती थी, लेकिन आपको पता ही मैं गज़वा ताइफ पढ़ रहा था ना या पढ़ा रहा था जिस वक्त, तो गज़वा ताइफ के ऊपर आर्मी तो मुसलमानों की मूव हो गई हुई थी, ठीक है, या गज़वा हुनैन के फौरी बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यूज़ के इलाके के अंदर मुसलमानों को उस वक्त का जो दबाबा होता था ना, उस वक्त का जो टैंक होता था वो ख़रीदने के लिए, मंजनीक और दबाबा ख़रीदने के लिए मुसलमानों को वहाँ पर भेजा हुआ था ज्यूज़ के इलाके के अंदर, क्योंकि उस वक्त वो टेक्नोलॉजी उनके पास ही थी। तो वो उस वक्त की मंजनीक की टेक्नोलॉजी या दबाबा की टेक्नोलॉजी भी ज्यूज़ उस वक्त उसको होल्ड करते थे। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ये बात कही कि हमारे तो ज्यूज़ के साथ इतनी जंगें हो चुकी हैं, हमने तो उनको मदीने से भी निकाल दिया और आगे भी हमने उनको आगे वाले इलाकों से खैबर से भी निकाल दिया है, पहले मदीने से निकाला फिर खैबर से भी निकाल दिया है, तो जनाब हमने तो उनसे टेक्नोलॉजी नहीं लेनी, तो वो हम पैसा दे के ले रहे हैं उनसे। वही साहिल साहब वाली बात कि हम उनके वेपन को उनके खिलाफ यूज़ करेंगे, ये नहीं, ये सोच खत्म हो जानी चाहिए कि जनाब हम ये तो वही वो उनकी सोच है, असल में ये वेस्टर्न सोच है कि आप F-16 को जो है ना वो किसी काफिर के खिलाफ या फिर अमेरिका के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा ही और एक अरसे तक यहाँ से जो लूट के लेके जाके चलें, वो एक और लंबी गुफ्तगू हाँ, होगी। वो तो भाई ऑल्टरनेट बना लेना, अगर व्हाट्सएप या यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ऑल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए हमें। जी बिल्कुल। अब अब ये कितनी अफसोसनाक बात थी कि वो एक दफ़ा इंजीनियर साहब से किसी ने कहा कि आप प्रोटेस्ट और बाइकआउट को नहीं सपोर्ट करते, तो उसने कहा मैं उस वक्त बाइकआउट को सपोर्ट करूंगा, और उन्होंने पंजाबी बोलना शुरू कर दी गुस्से में आके कि ये आईफोन है, जो बंदा आईफोन रखे और मैं उसको ईंट दूं और कहूँ कि ईंट मार और अपना आईफोन तोड़, फिर मैं कहूँगा कि बाइकआउट होना चाहिए। मतलब ये उनके टूल्स आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह की जब आप खुद नेगेटिव चीज़ें फैलाना शुरू कर देंगे तो आप बाइकआउट क्या किसी ने करना है। भाई सिंपल सी बात है कि मीटिंग अभी 15 मिनट रह गए इसमें, तो ये है कि इसको अख्तामी मराइल चल रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि भाई सिंपल सी बात है कि अभी फिलहाल हम लोग जो कर सकते हैं वो ये है कि हम खुद को चेंज करें और आने वाली जो नस्ल है उसको तैयार करें उसके लिए, आगे आने वाला जो वक्त है ना उसके लिए, क्योंकि ये सिचुएशन उम्मत मुस्लिमा पे पहले भी आई है और ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला ऐसे लोग खड़े करते हैं टाइम टू टाइम कि जो फिर उम्मत को लीड करते हैं, तो हमें हो सकता है हमारी नस्लों में से ऐसे लोग खड़े हों कि जो फिर एआई इस्लाम के लिए काम करें। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो इख्तियार में ना, दायरे इख्तियार में जो हमारे है, हम उसके ऊपर वर्किंग करें, अपनी नस्ल को तैयार करें। जी बिल्कुल करना चाहिए। और उसके लिए जो है जैसे हम बाहर के मुल्कों के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जब लिबरल एजुकेशन के अंदर, तो वहाँ अमेरिका यूरोप के अंदर संडे स्कूल्स का रवाज है। वो संडे स्कूल्स जो है ना पाकिस्तान में भी खुलने चाहिए अब, जिसके अंदर हफ्ता इतवार वाले दिन बच्चों को जो है ना इस्लाम की तालीम दी जाए और उसमें उलमा को भी यूज़ किया जाए और हमारे जो दीन का दर्द रखने वाले उनको भी यूज़ किया जाए। बल्कि मैं चाहूँगा कि रिवाइवलिस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर ना आप ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा कैसर अहमद राजा साहब के पास के, या साहिल साहब तो खैर वो रिवाइवलिस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन लोगों तक ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि हमें यहाँ संडे स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए, जो कि ये लिबरल्स के ख़िलाफ़ बड़ा अहम हथियार साबित हो सकता है। और बल्कि आजकल तो इतनी आसानी हो गई है, ऑनलाइन जो है दरस निज़ामी के कोर्सेज आ गए हैं, आलिम के कोर्सेज आ गए हैं, इस तरह के कोर्सेज आ गए हैं कि आप दीन का नॉलेज ले सकते हैं, अकायद का नॉलेज ले सकते हैं, तो आजकल तो बहुत आसानी हो गई है। वो असल में ये जो चीज़ें ऑनलाइन है ना वो लोग उसको इस तरह से नहीं लेते, लेकिन अगर हम इनको हाँ ऑनलाइन स्कूल भी ऐसे खोले जा सकते हैं जो संडे स्कूल के नाम से कोई हो सकते हैं ऐसे भी, लेकिन चीज़ यही है कि उसके अंदर बच्चों को माँ बाप को इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो अपने बच्चों को उसके अंदर भेजें। और जैसे कोरोना के अंदर बच्चे घर बैठ के जो है वो एजुकेशन लेते थे, उनको अगर इस एजुकेशन की तरफ लेके आया जाए और उनको लिबरल एजुकेशन के तोड़ के ऊपर हमारा दीनी एजुकेशन या हमारा जो बेसिक है, ज़रूरी नहीं है दरस निज़ामी जो है वो नहीं कुछ कर सकेगा उन बच्चों का वो बच्चे तो नहीं वो तो मैं जो हम लोग हैं जैसे ऑफिस गोइंग लोग हैं या एजुकेशन मतलब एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो वो अपने अकायद बेहतर करने के लिए वो कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप भी बच्चों को जब भी बताएंगे ना जब उनके पास नॉलेज होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अकबर भाई, इंजीनियर साहब ने एक और बात बहस की थी उस दिन, वो कह रहे थे कि मैं बाइकआउट तब करूंगा जब सारे जो उलमा इकराम हैं, जितने भी हमारे अमीर वो अपनी लैंड क्रूजर्स को बेच देंगे, अपने घर बेच देंगे और किराए के घर में रहेंगे फलस्तीनियों के लिए। तो इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? हम दुआ कर सकते हैं। क्या बंदा कहे यार इनको, मतलब आप क्या इस चीज़ के ऊपर आप इस तरह भी जाएंगे कि कहें कि यूट्यूब के ऊपर जब तक गुस्ताखाना मवाद पड़ा हुआ है तो हम जो है वो उस वक्त तक वहाँ यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ ही नहीं डालेंगे। हम तो उनका टूल यूज़ कर रहे हैं ना अपने लिहाज से। तो वो या अगर ऐसे उलमा हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर फिरते हैं
और आप समझते हैं कि वो अगर उनके पास हराम का पैसा है या जो भी है मामला, अगर आप कहते हैं तो आप उनके खिलाफ कोई मूवमेंट स्टार्ट करें, उनका एहतसाब करवाए गवर्नमांट, क्योंकि इंजीनियर साहब के तो बड़े ताल्लुकात हैं ना एजेंसीज़ में भी, हर जगह पे भी। और अगर कोई बच्चे को इनकी मस्जिद में किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के वाले से मसला भी आए तो वो कहते हैं कि जनाब हम तो इदारे का अफसर भेज देंगे वहाँ पे, आप हमें एक अकेडमी के नंबर पे कॉल करें। तो आप उन उलमा के खिलाफ भी फिर ऐसी मूवमेंट स्टार्ट करें फिर। और इन गधों को ये नहीं है कि इनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही इनकी असल जो है चेहरा दिखाना चाहिए। ये अजीब ही बातें करते हैं कि बॉयकॉट करते हैं प्लेटफॉर्म्स का और ये सब कुछ करते हैं। इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनका चेहरा दिखाया जाए और सब कुछ ये खुद से करते हैं। बैन तो वो लगा कि ये सच्चाई दिखाई जा रही है, लेकिन खुद जो प्लेटफॉर्म्स को बॉयकॉट कर देना तो बड़ी अजीब ही चीज़ें हैं। इसके ऊपर क्या अब ये देखिए मिसाल है, इस वक्त ऐसे लोग भी हैं जो ये भी एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है, वो उस एजुकेशन सिस्टम का आप बाइकआउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके बच्चों का कोई रिश्ता ही नहीं लेगा आप इस एजुकेशन से निकलते हैं तो वो मतलब आपको फिर उसी के साथ रहते हुए उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना, और आगे अच्छे की कोशिश करनी पड़ती है कि हम कोई पैरेलल कोई सिस्टम डेवलप करें। हाँ, अगर हुकूमत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उन्होंने आपके लिए बना ऐसा दिया ना सिस्टम। या तो ना आप कोई अंबानी फैमिली से हो या फिर आप निशात फैमिली से हो, मियां मंशा की फैमिली से हो, तो आप जो है असल में अकबर साहब हम लोग डरते हैं ना कि जो है वो अगर हम मदरसे में दाखिल करा देंगे तो बच्चे का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। हालांकि आजकल तो ऐसे मदारिस भी आ गए हैं जो स्कूल और मदरसा दोनों साथ लेके चल रहे हैं, और बच्चा जब ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो वो आलिम भी होता है और ग्रेजुएट भी होता है। बिल्कुल ऐसे इदारों में अपने बच्चों को डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। जी बिलाल भाई काम की तरफ लेके चलते हैं फिर। ये बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे? जी 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 हुक्म करें बिलाल साहब। क्या भाई? मेरे ख्याल से शायद गलती से हो गया उनसे। और कोई अगर साहब है अली रज़ा भाई ने कुछ कहना था? अगर कोई और भाई कुछ कहना चाह रहे हैं तो वॉइस क्लोज करें। अच्छा मुझे लगा अली रज़ा भाई ने कहना कि मुझे नींद आ रही है बस कर दो। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है वो वाला किताबचा जरूर पढ़िएगा 44 वेज ऑफ सपोर्टिंग जिहाद, ठीक है? जी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नींद नहीं आ रही भाई। जी हमने टाइम लिया था अकबर आजाद भाई का 1 घंटा, तो मैं चाहता हूँ कि मजीद भी होने जो है वो नहीं माशाल्लाह इतनी जबरदस्त गुफ्तगू की है तो मतलब पता ही नहीं चला कि यार कितना टाइम निकल गया। देखने में बोर्ड के साथ नहीं पता चलता है। एक और लिंक का जो है वो हमें करना पड़ेगा। नहीं मुझे लगा भाई कह रहे हैं एक और लिंक कर लेते हैं। 8 मिनट एक ही दिन में सारा इल्म लेना है आपने। मैंने कहा एक ही सिर्फ मीटिंग रखी थी लेकिन एक और स्ट्रीम करनी पड़ेगी, इतनी गुफ्तगू हुई माशाल्लाह। और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा आप लोगों का भी शुक्रिया आपने बुलाया और बहुत टाइम निकाला हमारे लिए और हमें गाइडेंस थी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और उमर भाई को भी थैंक यू, दानिश भाई, तमाम आने वालों का भी शुक्रिया जो जुड़े रहे हैं स्ट्रीम में जी। और ऐसे ही हमें अली रज़ा भाई का स्पेशल शुक्रिया, अली रज़ा का शुक्रिया, आसिम भाई का शुक्रिया, अवैस का शुक्रिया, अकबर साहब आपका शुक्रिया, जी जी फैजान भाई आपका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दें। आमीन इंशाल्लाह आमीन। अच्छा ये फिर किसी ने नहीं किसी चीज खैर है कोई बात नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो चलता है, खैर है। अच्छा ये डिसएग्री करते हैं, चलें कोई मसला नहीं। दानिश नहीं मैं नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं कर रहा। दानिश भाई लिख रहे हैं कि दानिश मागम साहब, दानिश भाई अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो 7 मिनट है, आप 2 मिनट में कुछ और कह दें क्लोजिंग रिमार्क्स के तौर पे। नहीं मैं बस एक जो मौलाना का पर्सपेक्टिव था उस पर अभी भी डिसएग्री करता हूँ। और दूसरा आई थिंक खदीजा, बीबी खदीजा के बारे में, उनके बारे में तो पार्टिकुलरली नहीं, वुमेन के बारे में कि उनका ट्रेड के रिलेटेड उनके क्या राइट्स हैं, उन पे डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था, बल्कि IMS का सेशन था, उनका सीरा सेशन भी होता है, तो उन्होंने बताया था शिफा बिनते अब्दुल्ला के बारे में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उनके बारे में बताया था कि वो जो थी वो ट्रेड में की थी, और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के खलीफा थे तो उन्होंने एज एडवाइज़र उनको ट्रेड के लिए अपॉइंट किया था और कॉमर्स के लिए भी उनको अपॉइंट किया था। उसके रिलेटेड जी ये बात मैंने तो पहले भी आपसे ये बात कही थी। देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी, इशारा मैंने कर दिया था कि हज़रत उमर के दौर में किसी बाज़ार की अगर किसी कोई मैनेजर वो वाला मामला हुआ औरतों के हवाले से, तो उसको इस तरीके से हमारे लिए वो उस्वा नहीं है, वो हमारे लिए फॉलोइंग का तरीका नहीं है, ठीक है? हमारे लिए जो फॉलोइंग का तरीका होगा ना वो सईदा खदीजा होंगी या सईदा फातिमा होंगी या सईदा आयशा होंगी, उम्महातुल मोमिनीन होंगी। बंदों के लिए कौन होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। हर वो सहाबियात होंगी, हमारे लिए रोल मॉडल हर वो सहाबियाँ हैं जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो रह चुके। नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, सॉरी मैं आपकी बात कट करने लगा हूँ। देखें ये बात नहीं है बिल्कुल भी, हज़ारों सहाबियात हैं, बल्कि लाखों में तादाद पहुँच जाती है, हज़ारों तो उनका रिकॉर्ड में है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपकी शादी हुई भी है? नहीं मैं तो 17 साल का। हाँ, अब मिसाल के तौर पे कोई सहाबिया ऐसी हों और वो ये इजाज़त ले लें कि जनाब शोहर के पैसे जो है वो उसकी इजाज़त के बगैर यूज़ करना, ठीक है, वो इस लेवल की हो, तो हमारे लिए वो उसवा नहीं होगी, वो तरीका नहीं होगी, ठीक है? वो अगर हमारी औरत उससे समझ लेगी ये चीज़ तो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखें सहाबा हों सहाबियात हों,
वो हम उनको सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के पैराए में देख के उनसे हम लेसन ले सकते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर सूरह कहफ से आप रस्ते आसमानों के निकालने की तफसीर अपने पास से बना सकते हैं ना, तो कुरान पाक में जब वाज़िया तौर पे लिखा होगा ना औरत के लिए कि अपने घरों में ठहरी रहो, ठीक है, या फिर इस तरीके से पर्दे करो, तो हम तो वाज़िया चीज़ लेंगे ना, बजाय इसके कि हम IMS के सेशन के अंदर से शिफा बिनत अब्दुल्ला का एक वाक़या निकाल के जो है वो करें, और जिसके ऊपर मौलाना इसहाक जिनको वो 2000 मिलीग्राम की ड्रग कहें साहिल साहब IMS वाले, और वही मौलाना इसहाक इसी चीज़ को कहें कि ये वाक़या सही नहीं है, सही सनद के साथ साबित नहीं है। तो आप क्या साहिल साहब की बात मानेंगे या साहिल साहब के उस्ताद की बात मानेंगे? बेशक मौलाना इसहाक की, लेकिन देखिए मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत ही सहाबियात हैं जिन्होंने ट्रेड की है। मुझे अभी उनका एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, क्योंकि अभी मैं सीरा फातिमा तो ज़हरा पढ़ रहा हूँ, अभी दूसरी सहाबियात पे मैं घर पहुंचा नहीं करें। देखें आज के दौर में तो ये मसला ही नहीं है, क्योंकि देखें ये IT का दौर है, औरतें घर बैठ के बिजनेस कर सकती हैं अपना, हम उनको कौन कह रहा है, लेकिन औरतों को अगर आप मर्दों के साथ उनका इख्तलात करेंगे IMS के सेशंस के अंदर रातों को, जैसे अब हम इस वक्त बैठे हुए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक आंटी भी आप डाल दें अंदर, ठीक है, या फिर एक लड़की डाल दें इसी तरीके से ऑडियो डिस्कशन के अंदर, तो आप आई डोंट नो आप लोग मर्द हैं या नहीं, मतलब हमारे ज़हन कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसकी लच्छेदार बातों के अंदर कहीं ना किसी जगह पहुंच सकते हैं, ठीक है, मतलब ये इट्स नॉट लाइक दैट। और इस वक्त जो जितनी अगर आप IMS के अंदर बैठ के ये बात रातों को सेशंस होते हैं, हमें पता है रात 3-3, 5-5 बजे तक फजर भी हो जाती कई दफ़ा, ग्रुपों के अंदर लड़कियां बातें करते रहते हैं, और साहिल साहब को फिर कहना भी पड़ जाता है कि ये शादी.com नहीं है, यहाँ पे ऐसे ना आए आप, जब उनको पता चलता है लड़के यहाँ पे देखिए मैं डिसएग्री करता हूँ। अगर आप बीबी आयशा को देखेंगे तो प्यार से हम लोग गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। पहले भी एक IMS के एक भाई ने कहा था कि बीबी आयशा जो है, उनका नाम मुझे पता है, वो जंग जमल से जोड़ते हैं, लेकिन वो एक ही जंग थी, जंग जमल, उसके बाद ना सिफीन में गई वो, ना नहरवान में गई, बल्कि अपनी उस मामले के ऊपर वो उनको जो है वो पछतावा ही रहा इस हवाले से कि वो क्यों जंग में गई। बहरहाल जो भी मामला देखिए दानिश भाई एक मिनट रहिए, अब इसको क्लोज करते हैं। और अभी जो हमारा जो मकसद था इकट्ठा होने का, वो फ़लस्तीन के ऊपर था, और जो है हमें जो करने की जरूरत है वो यही है कि भाई अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर सकते हैं, बॉयकआउट कर सकते हैं और नौजवान नस्ल को तैयार कर सकते हैं, तो ये हमें करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बहुत अच्छा, हमें इससे कैंपेन्स करें अपने गली मोहल्ले में, किसी मस्जिद खतीब को लेके ये इसराइली जो प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करें, कैंपेन्स करें सोशल मीडिया के ऊपर, फिर डोनेट करें जितना हो सकता है, और बस यही करें आप जो भी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग कनेक्ट हुए, और अल्लाह ताला खैर का सबब बनाए। आमीन आमीन।